Assalamualaikum, dear students. I'm your physics teacher, Mohammad Waqas Amin. So today we are going to discuss about physical quantities. So what is a physical quantities? Physical quantities are those which can be a measurable. वो physical quantities जो कि measure की जा सकती हैं उन्हें आप physical quantities कहते हैं. For example, आप time को measure कर सकते हैं, आप mass को measure कर सकते हैं, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल क्वांटिटीज are called physical quantities. So how can you define the physical quantities? All measurable quantities. For example, length, mass, time एंड सो ऑन. करंट आता बेसिकली फिजिक्स में काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. जितनी भी आप ड्राइव क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही आती है. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें होती हैं. एक तो होती है मैग्नीट्यूड, मीन्स के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट होगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 kg. तो 5 जो है इसमें वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और केजी जो है वो यूनिट है. तो ये मैस मैस की मेजरमेंट है. ये मैथ्स के अबाउट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है. तो दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज. अब यहाँ पे एक आपने ये टर्म याद, बल्कि एक शॉर्टकट ही बता रहा हूँ कि यूनिट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं कि यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इस तरह से समझिए, अगर आप यूनिट बिग यूनिट यूज़ करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो है ना वो स्मॉल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, आप बड़ा यूनिट किलोग्राम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये देखें, ये 1 kg है. तो 1 जो है वो स्मॉल मैग्नीट्यूड है, केजी जो है वो बड़ा यूनिट है. लेकिन अगर मैं अब मैग यूनिट को स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल यूनिट यूज़ करता हूँ, लाइक मैं ग्राम यूज़ करता हूँ, तो 1 kg में कितने ग्राम होंगे? 1000. तो आप देखें कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं स्मॉल यूनिट यूज़ करूँगा. तो ये छोटा सा आपको आइडिया हो जाएगा यूनिट और मैग्नीट्यूड में. आगे चलते हैं. अच्छा, अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है? इमोशंस. आप किसी से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कितनी ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, कितना ज़्यादा, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते. आप ये तो कह सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे. नंबर्स में आप मेजर नहीं कर पा रहे, ना ही इसका कोई यूनिट है. तो ऑल इमोशंस, जितने भी इमोशंस हैं वो हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, वो एंग्री, तो एक्सेट्रा. जितने भी इमोशंस है वो सारी की सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं. अब फिजिकल क्वांटिटीज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया. एक होती है बेस क्वांटिटीज, सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? बेस क्वांटिटीज are those quantities which cannot be defined in terms of other physical quantities is called बेस क्वांटिटी. जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स A B C D, वो बेस हैं, मतलब बेसिक्स हैं. अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बेसिक्स हैं. उन अल्फ़ाबेट से मिलकर वर्ड्स बनाए जाते हैं. ठीक है, तो वो जो वर्ड्स होंगे ना उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज भी कह सकते हैं. जिस तरह बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटी बेसिक्स होती हैं, और बेस क्वांटिटी से मिलाकर जो क्वांटिटीज बनाई जाएंगी उन्हें आप डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे. तो सबसे पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन कर लेते हैं. आर दोज क्वांटिटीज which cannot which cannot be defined in terms of
अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। हाउ मच फिजिकल क्वांटिटीज। 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। कितनी होती हैं? 7। देयर आर देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। और कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज होती हैं ये एक टेबल में मैंने शो किया। ये बेस क्वांटिटीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। जिनमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये इनके सिंबल्स हैं। यहाँ पे ये सिंबल्स हैं। और आगे इनके यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे, बेस यूनिट्स। अभी हम ये देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो स्टेप नंबर 1, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। आपने एक स्टैंडर्ड सेट करना है, मींस आपने एक ऐसा यूनिट सेलेक्ट करना है जो हर जगह इजीली यूज़ किया जा सकता हो। जैसे कि लेंथ के लिए हमने मीटर यूज़ कर लिया। ये एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया कि लेंथ जब भी हम मेजर करेंगे मीटर में ही करेंगे, मैथ जब भी मेजर करेंगे किलोग्राम में ही करेंगे, टाइम जब भी मेजर करेंगे तो सेकंड्स में ही करेंगे। ये एक हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब ये जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड में दो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, कि ये असेसिबल हो। एंड नंबर 2, ये इनवेरिएबल होना चाहिए। असेसिबल मतलब हर कोई यूज़ कर सकता हो, हर किसी की एक्सेस में होना चाहिए। और नंबर 2 है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब चेंज ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट यूज़ किया, आपने लेंथ मेजर करनी है। और आपने जो है ना वो फीट, जो फीट होते हैं ना, एम्पीरियल यूनिट्स हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम एफपीएस यूनिट जैसे फीट, इंचेस, गज, यार्ड, ये सारे यूनिट जो है ना वो एफपीएस यूनिट में आते हैं। तो हम फीट, यानी आपका जो पाँव है, पैर जो है आपका, फीट जो है उसका साइज। तो मैं एक लेंथ मेजर करता हूँ, मैं कहता हूँ वो 5 फीट है। 5 फीट उसकी लेंथ बनती है। अब 5 फीट ये असेसिबल तो है, यानी कि सब हर कोई अपने फीट से लेंथ मेजर कर सकता है। लेकिन ये इनवेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। हर किसी का फीट जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब कुछ जो, अगर कोई बड़ा पर्सन होगा और जो एडल्ट पर्सन है उसका पाँव का जो साइज़ है वो बड़ा होगा, और अगर छोटा बच्चा होगा तो उसके पाँव का साइज़ स्मॉल होगा। तो ये एक आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है जो असेसिबल भी हो और वो चेंज भी ना हो। जैसे कि अगर हम केजी या हम मीटर यूज़ कर लेते तो मीटर की जो लेंथ है वो तो फिक्स ही होगी ना। वो तो हमने एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि 1 मीटर की जो लेंथ होगी वो इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और वो फिक्स है और वो असेसिबल भी है। अच्छा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 है, हमने एक प्रोसीजर डिफाइन करना है। हमने बताना है कि किस तरह से हमने और लेंथ को मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक रूलर है और रूलर अपने रखा एक एंड पे और दूसरे एंड पे इसकी लेंथ मेजर कर ली, तो ये एक प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर भी फिक्स होगा और एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने एक तरह से लेंथ मेजर की तो दूसरी दफ़ा आप किसी और तरह से लेंथ मेजर करेंगे, नहीं। प्रोसीजर भी फिक्स होना चाहिए और एक प्रोसीजर सेट कर देंगे। तो ये बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के दो स्टेप्स हैं। आगे आगे चलते हैं हम। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सिंपल, ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जो बेस क्वांटिटी से मिलाकर बनाई जाएंगी। जैसे कि अल्फ़ाबेट से मिलाकर, अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर वर्ड्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। तो पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। दोज physical quantities which can be defined in terms of in terms of other physical quantities। और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। हम कह सकते हैं इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज़
होती हैं ये। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे टेबल पे डिफाइन की है मैंने। एरिया, एरिया जो है वो दो लेंथ को अगर आप मिला दें, लेंथ और विड्थ, बेसिकली दोनों लेंथ ही होती हैं। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर आ गया, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया होगा ना, ये दो लेंथ से मिलकर बना है। दो लेंथ क्या थी, बेस क्वांटिटी से। फिर इसी तरह वॉल्यूम है, ये तीन लेंथ से मिलकर बनाया गया। ये आपके पास वॉल्यूम होगा। फिर इसी तरह एक्सेलरेशन। अच्छा, इसी तरह अब स्पीड भी, स्पीड जो है, अगर आप स्पीड का फार्मूला देखें तो ये होता है d/t। यानी ऊपर लेंथ है और नीचे टाइम है, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है स्पीड। फिर इसी तरह एक्सेलरेशन है, ये भी लेंथ और टाइम, इसमें हाँ, लेंथ और टाइम से मिलकर बना है ये भी। प्रेशर, प्रेशर भी एक जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है, ये मैस और लेंथ और टाइम से मिलकर बना है। आप यहाँ से ना यूनिट से आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर फोर्स है, फोर्स केजी, मतलब मैस, लेंथ और टाइम से मिलकर बनाया गया। फिर एनर्जी जो है वो मैस, लेंथ और टाइम से मिलकर बनाया गया। तो ये सारी की सारी जितनी भी है ना, ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और भी बेशुमार ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं तो लेकिन बेस क्वांटिटी 7 है, ये आपने याद रखना। अच्छा, कुछ इंपीरियल यूनिट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपीरियल यूनिट्स वही यूनिट्स हैं जो FPS यूनिट भी जिन्हें हम कहते हैं। इसके लिए मैंने एक अलहदा से एक वीडियो बनाई है, और वो आप देखिएगा, वो लेक्चर नंबर 3 में है। लेक्चर नंबर 3 में मैं बनाऊंगा बल्कि। अच्छा, अब बात करते हैं इंपीरियल यूनिट्स की। इंपीरियल यूनिट्स जो है ना, वो FPS यूनिट आप इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, FPS यूनिट। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं लेक्चर नंबर 3 में ये जितने भी यूनिट्स हैं ना, FPS यूनिट्स क्या होते हैं, CGS यूनिट क्या होते हैं, MKS यूनिट्स क्या होते हैं, इन सबको मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस इतना याद रख लें कि ये F से मुराद फीट है, पाउंड है और सेकंड है, FPS यूनिट। और ये जर्मनी में बल्कि ये यूज़ किए जाते हैं UK में और USA में। ये ओल्ड यूनिट्स हैं, पहले हम यही यूनिट्स यूज़ किया करते थे। तो अब फॉर एग्जांपल इंचेस है, इंचेस हम क्या लेते हैं, ये जो थंब की ये वाली जो साइड होती है, इसकी कितनी लेंथ है, ये इंचेस होते हैं। फिर फीट है, पाँव का जो साइज़ है वो हम फीट में कंसिडर करते हैं। फिर यार्ड जो है वो अपने बाजू का साइज़। लेकिन ये जो यूनिट्स है ना, FPS यूनिट्स, ये असेसिबल नहीं है, बल्कि ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री ये यूज़ करती हो। कुछ कंट्रीज़ डिफरेंट यूनिट्स भी यूज़ करती थी, यानी कि ये सब यूनिट ये वाले यूज़ नहीं करते। और दूसरी रीज़न ये भी है कि जो FPS यूनिट है, इनकी कन्वर्जन ज़रा रैंडम है। रैंडम मतलब याद करना बहुत मुश्किल काम है इनकी कन्वर्जन्स को। तो यह सिस्टम इंटरनेशनल कमेटी ने क्या किया, एक यूनिट्स को डिफाइन कर दिया, यानी इंटरनेशनल यूनिट्स बना दिए कि आप जहाँ पर भी हैं, आप वही यूनिट आप यूज़ करेंगे। और ये 1960 में हुआ था, और 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेट एंड मेजर्स की। और कहाँ पे हुई थी, पेरिस में हुई थी। पेरिस किसकी सिटी है जी, फ्रांस की सिटी है। तो उन्होंने कुछ यूनिट्स को डिफाइन कर दिया, और कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी हैं, आप यही यूनिट्स यूज़ करेंगे। इससे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, कन्फ्यूजन नहीं हुई, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। आप पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर MKS यूनिट पढ़ के गए हैं, UK में गए हैं या ब्रिटिश या USA में गए हैं, तो वहाँ पे जाके वो FPS यूनिट पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह करेंसी के इश्यूज होते हैं, करेंसी का हमें आइडिया नहीं हो रहा होता, लेकिन डॉलर का हमें हो जाता है, USD डॉलर का। क्यों, क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है। इसी तरह लैंग्वेज के भी इश्यूज आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश है, जो हर जगह सबको थोड़ी कुछ ना कुछ तो आती ही है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ यूनिट्स डिफाइन कर दिए सिस्टम इंटरनेशनल ने, कि पूरी दुनिया में सबको पता है कि केजी किसका यूनिट है, सबको पता है सेकंड किसका यूनिट है, क्योंकि वो सिस्टम इंटरनेशनल ने डिफाइन कर दिए। आप कहीं से कहीं पर भी होंगे, अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है, UK का स्टूडेंट है, USA का स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट है, चाइना का स्टूडेंट है, सबको ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का आइडिया होता है। ये कौन कौन से यूनिट है जी? ये देखिए, ये मीटर है, लेंथ के लिए है, और मैस के लिए केजी है, टाइम के लिए सेकंड्स है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए अम्पेयर है, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कैंडेला, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू यूज़ अ 2 यूनिट्स फॉर
सेम फिजिकल क्वांटिटी, यस। मैस, मैस के लिए हम दो यूनिट यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं केजी। केजी जो है वो बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, बिग ऑब्जेक्ट्स। और एक और यूनिट यूज़ करते हैं, मोल। मोल आप पढ़ेंगे पार्टिकल लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे, जब आप जाएंगे, चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर आप मोल की टर्म यूज़ करते हैं। तो मैस एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके दो यूनिट यूज़ किए जाते हैं, केजी और मोल। केजी जो है वो बड़ा यूनिट है और मोल जो है वो स्मॉल यूनिट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वाई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड इन अ मैस यूनिट एज केजी एंड इन अदर एज नॉट। अब देखिए, अगर ये गौर करें, अभी प्रीफिक्स मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो छोटी क्लासेस में तो आपने पढ़ा ही होगा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये के, किलो। किलो जो है वो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻3। अब वो कहता है कि बेस यूनिट में जस्ट मैस है, मैस के साथ प्रीफिक्स यूज़ किया हुआ है, लेकिन बाकी सब के साथ प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं किए गए। वाई, क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने जितने भी यूनिट्स डिफाइन किए हैं वो हमने ह्यूमन स्केल के अकॉर्डिंग सेट किए हैं। यानी जो यूनिट ह्यूमन स्केल के क्लोज होगा उसे हम ऐसे यूनिट का नाम देंगे। अब ग्राम जो है वो स्मॉल यूनिट है, तो ह्यूमन स्केल के ज़्यादा, जो ज़्यादा ह्यूमंस को जितनी क्वांटिटी के साथ कंसर्न होता है वो केजी है। तो इसीलिए हमने सिस्टम इंटरनेशनल में केजी को मैथ्स का यूनिट बना दिया। ओके, ड्राइव यूनिट्स है, बहुत सिंपल। कि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उन्हें आप ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। और ये यूनिट्स जो है वो बेस यूनिट से मिलाकर बनाए जाते हैं। एंड थर्ड वन, जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ भी ना हो और ड्राइव क्वांटिटीज़ भी ना हो। तो तीसरी कैटेगरीज की जो क्वांटिटीज़ बनेगी वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ बनेगी, और इनके जो यूनिट्स हैं उनको हम नाम देंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देंगे। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो तरह के होते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, प्लेन एंगल है, और ये इसका सप्लीमेंट्री यूनिट है, रेडियन। फिर आगे एक सॉलिड एंगल होगा। यानी दो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होगा? टू डायमेंशनल प्लेन फिगर। जैसे यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाया गया, सर्कल में ये आपका रेडियस है, दो रेडियस है, दो रेडियस के दरमियान में ये जो एंगल बनेगा ना, थीटा, ये आपका है प्लेन एंगल। और ये जो है आपका आपकी ये जो लेंथ बन रही है इसको आप कहेंगे आर्क लेंथ, और इट कैन बी डिफाइंड एज एस। सो आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मीन्स आप जितना ज़्यादा पाथ में डिस्टेंस कवर करेंगे एंगल उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। तो आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? अब इसमें रेडियस कांस्टेंट होता है। आपको खुद ही आइडिया है कि सर्कल का जो रेडियस है वो फिक्स होता है। तो आर्क लेंथ को मैंने एस के साथ डिफाइन किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूंगा, कांस्टेंट वैल्यू लगाऊंगा, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा? रेडियस। और ये थीटा, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एस इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे वन रेडियन की डेफिनेशन क्या है? वन रेडियन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हाउ कैन यू डिफाइन द वन रेडियन? बहुत सिंपल है, आप देखें कि थीटा जो है वो वन रेडियन होगा कब? जब रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आर्क लेंथ जो है वो, चलें रेडियस अगर 2 मीटर है, तो अगर आप कर्व पाथ में डिस्टेंस कवर करेंगे और वो डिस्टेंस भी 2 मीटर हो जाए, तो जो भी एंगल बनेगा ना वो एंगल क्या होगा? वो वन रेडियन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई विल बी वन रेडियन इफ लेंथ ऑफ द रेडियस एंड आर्क लेंथ बोथ आर इक्वल। तो हाउ कैन यू डिफाइन द वन रेडियन? केयरफुली इस डेफिनेशन को ज़रा समझे कि वन रेडियन इज़ द प्लेन टू डायमेंशन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर में बनता है ऑफ द सर्कल बिटवीन द टू रेडियाई। सर्कल के सेंटर पे बनेगा, दो रेडियाई के दरमियान में बनेगा, विच कट ऑफ ऑन सरकमफेरेंस एन आर्क। आर्क मतलब आर्क लेंथ इक्वल इन अ लेंथ ऑफ अ रेडियस। ठीक है, जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए तो सेंटर में जो बनने वाला एंगल होगा वो वन रेडियन होगा। अच्छा, वन रेडियन 57.3 डिग्री, इसका प्रूफ जो है वो सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको वहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। यह पॉइंट आपने याद रखना है कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। मतलब अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को रेडियन में आप डिवाइड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, और पूरा सर्कल दोबारा जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो पूरे सर्कल में कितने रेडियन होंगे? 2 पाई रेडियन होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सफेयर के सेंटर में जो एंगल बनेगा ना उसे आप सॉलिड एंगल कहेंगे। ये भी एक एंगल ही है। अब यूँ इमेजिन करें कि ये आप सफेयर है, सफेयर 3D होता है, और यहाँ पे आपको एक कॉन नज़र आ रही है। अब ये जो एंगल बनेगा ना थीटा, ये होगा सॉलिड एंगल। और आप देखें ये आपका रेडियस है, और ये जो है ना ये एरिया बन रहा है। क्या बन रहा है जी? एरिया, एरिया ऑफ कौन। अब एरिया और आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस अगर आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर ले लें, क्या आंसर आएगा? 4। तो जितना रेडियस होगा उतना ही आपके पास क्या आएगा, यानी कि रेडियस और एरिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएं तो ये आ जाएगा r² थीटा। और यहाँ पे भी आप थीटा जो है ना वो 1 रेडियन होगा। कब? थीटा को अगर 1 पुट करें तो ये आ जाएगा एरिया और r²। इसका मतलब क्या हुआ? केयरफुली समझे जरा इसको। इसका मतलब ये हुआ कि r² आपने लिया, फॉर एग्जांपल रेडियस की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर लें जरा, आंसर आ जाएगा 4। तो जो आपके पास ये जो एरिया होगा ना ये भी 4 ही होना चाहिए। अगर ये भी 4 होगा तो ये जो बनने वाला एंगल है ये 1 रेडियन होगा। द एंगल विल बी 1 रेडियन अगर आर का स्क्वायर और एरिया की वैल्यू इक्वल हो जाए। ओके, 1 रेडियन इज अ 3D एंगल subtended at the center of the sphere. Area of a path is equal to the square of the radius. इनकम्प्लीट कंप्लीट सर्कल में 4 पाई स्टी रेडियन होते हैं। और 1995 के अंदर प्लेन एंगल के जो यूनिट्स हैं और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है ये भी ड्राइव यूनिट्स में ऐड कर दिया था, यानी कि लिस्टिंग कर दी थी इसकी भी। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज करें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो रेडियन है, स्टीरेडियन है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दीज। तो यकीनन आप किस पे टिक करेंगे? मेजोरिटी बच्चे चार्ली पे टिक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वांटिटीज नहीं है। अच्छा, इसको जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्वांटिटीज कहा है, यूनिट नहीं कहा। रेडियन और स्टी रेडियन तो यूनिट्स है ना। तो क्वांटिटीज तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, अगर प्लेन एंगल सॉलिड एंगल होता तो फिर बोथ एंड भी होता। लेकिन यहाँ पे हम क्वांटिटीज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉट यूनिट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा होगा। अच्छा, अब इसके अलावा एडिशनल यूनिट भी आपकी बुक में कुछ मेंशन किए हुए हैं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगी। एडिशनल यूनिट्स में क्या आते हैं? ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स लाइक डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकेंड। अच्छा, 1 डिग्री को अगर आप 60 के साथ डिवाइड करें ना तो आपके पास आर्क मिनट आ जाता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आर्क मिनट की। और आर्क मिनट को भी अगर आप 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आर्क सेकेंड के इक्वल। ठीक है, फिर इसी तरह एक और ट्रेडिशनल यूनिट है मिनट, आवर, डे, ईयर। न्यूमेरिकल में आप देखेंगे इस तरह से भी यूनिट को डिफाइन किया होता है, डिफाइन किया जाएगा वैल्यूज़ में। फिर लॉगरिथम यूनिट्स है बेल एंड डेसिबल। और फिर द मैट्रिक यूनिट्स आर कॉमनली यूज इन अ डेली लाइफ लाइक लीटर। लीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। फिर टन, टन बिग यूनिट ऑफ मास है, ये भी हम यूज़ करते हैं सम टाइम कुछ जगहों पे। कुछ न्यूमेरिकल्स में भी आपको टन में मैथ गिवन होगा, आपने कन्वर्जन करनी होगी। तो आप याद रखें कि 1 टन, 1 टन के अंदर कितने केजी होते हैं? 1000 केजी होते हैं। टू नॉन मैट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट भी यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट कौन सा यूनिट है? जब आप एटॉमिक लेवल में जाएंगे ना, एटम्स का मास मेजर करेंगे, तो फिर वहाँ पे आप एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है तो वो उसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करेंगे। फिर न्यूटिकल माइल एंड नॉट, ये भी लेंथ के यूनिट होते हैं जो कि सी लेवल पे यूज़ किया जाता है। सी लेवल में लेंथ मेजर करने के लिए न्यूटिकल माइल और नॉट की टर्म यूज़ की जाती है। न्यूटिकल माइल डिस्टेंस का यूनिट है और नॉट जो है वो स्पीड का यूनिट है। और ये मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ वेदर। ठीक है, वेदर की जो स्टडी है
उसे आप मेट्रोलॉजी। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस है यूज्ड एट द सी एंड एविएशन, बेस्ड ऑन अर्थ सरकमफेरेंस है। 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल होता है? 1852 मीटर के इक्वल होता है। केजी में कन्वर्ट करना है तो केजी में इसकी वैल्यू होगी 1.852 केजी। नॉट जो है वो स्पीड का यूनिट है। 1 नॉट किसके इक्वल है? 1 न्यूटन माइल इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1 आवर। अच्छा, इसके अलावा एकड़ एंड हेक्टर, ये लैंड एरिया के यूनिट्स हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं। ये इनकी वैल्यूज़ लिखी है। 1 एकड़ में 4046.86 मीटर स्क्वायर की वैल्यू। फिर 1 हेक्टर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। फिर इसके अलावा बार, बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है। मिली बार भी हम यूज़ करते हैं मेट्रोलॉजी में, और किलो बार यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। फिर एंगस्ट्रॉम एंड बॉर्न, ये भी फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ना वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल है। फिर डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करते जाएं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।